हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिसकम 30 पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल की सहायता से। ऐसे तो किसी एलिमेंट की पर्टिकुलर फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर एक दूसरे से कंपेयर करना हो कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, मतलब उसकी वैल्यू में जो चेंज हो रहा है, क्या उसका कोई ट्रेंड है, क्या उसका कोई क्रम है, तो इसकी जानकारी हमको पीरियोडिक टेबल के माध्यम से होती है। तो हमने आज के लिए जो सेक्शन चुना है वो है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों के गुण धर्मों में आवर्तिता। अब ये पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिसिटी का मतलब है कि एक रेगुलर इंटरवल पर किसी प्रॉपर्टी का उसी ट्रेंड में, उसी क्रम में फिर से रिपीट होना, क्योंकि एलिमेंट्स तो रिपीट होते नहीं हैं, रिपीट होती हैं प्रॉपर्टीज़, पुनरावृत्ति होती है गुणों की, और इसीलिए उसको कहते हैं गुण धर्मों में आवर्तिता। तो हम ये देखेंगे कि इंटरमीडिएट के सेक्शन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी स्टडी हमको करनी है। तो आपको बताएं कि इंटरमीडिएट के सेक्शन में हमको जो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, जो गुण धर्मों का अध्ययन करना है, वो बेसिकली 4 हैं। आपको बताएं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये इतने नामों से जानी जाती है पहली प्रॉपर्टी। हिंदी में आप कहते हैं इसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, या आयनन एंथैल्पी। दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तीसरी प्रॉपर्टीज है
वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इसे कहते हैं वैद्युत ऋणात्मकता। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है यानी चौथी प्रॉपर्टी जो होगी वो एटॉमिक रेडाई एंड आयनिक रेडाई। यानी परमाणु त्रिज्याएं तथा आयनिक त्रिज्याएं। आपको बताएं कि जो पीरियोडिसिटी है वो एलिमेंट्स की सभी प्रॉपर्टीज़ में पाई जाती है, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी स्टडी हमको करनी है वो ये 4 हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको बताया कि आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी यानी आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन इंथैल्पी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी। थर्ड प्रॉपर्टी बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या वैद्युत ऋणात्मकता। और फोर्थ प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडाई या आयनिक रेडाई यानी परमाणु त्रिज्याएं तथा आयनिक त्रिज्याएं। अब इनमें से 1 बाय 1 हम एक एक प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती क्या है। तो आपको बताएं कि किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाए, एटम को छोड़ करके बाहर निकल जाए, तो ये प्रोसेस कहलाता है आयोनाइजेशन या आयनन। और इस प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होता है, नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है न्यूक्लियस की ओर। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा कुछ निश्चित एनर्जी से बंधा होता है। तो जब भी हमको उस इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली रिमूव करना होगा या पूरी तरह से बाहर निकालना होगा, तो हमको एक डिफिनिट अमाउंट एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी एटम को, और तब जाकर कोई इलेक्ट्रॉन जो था बाहर निकलेगा। उससे ज़्यादा देंगे तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, लेकिन उस कंडीशन में उस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी रह जाएगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या? किसी भी एलिमेंट का एक एटम लिया जाए, वो ग्राउंड स्टेट में हो यानी मिनिमम एनर्जी स्टेट में हो, और उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो गैस हो, यानी सिंगल एटम हो, गैसियस स्टेट में हो और मिनिमम एनर्जी की स्टेट में हो। अब इस कंडीशन में उसमें जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है, सबसे बाहरी कक्षा है, उसमें भी जो सबसे कम एनर्जी से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है
मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालें, तो उस कंडीशन में सबसे कम एनर्जी या मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी और वह कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो डिफाइन कर रहे हैं इसको कि क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए, इन ग्राउंड स्टेट the minimum energy required to remove the most loosely bound outermost electron from an isolated gaseous atom is called its ionization energy or ionization potential। इसी को अगर हिंदी में बताएं तो कह सकते हैं कि तलस्थ अवस्था में किसी विलगित गैसीय परमाणु से सबसे कम आकर्षण बल से बंधे सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उसका या कह सकते हैं उसकी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाती। तो ये डिफिनीशन बताएगी आपको कि मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है आइसोलेटेड गैसियस एटम का
जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में है उसको निकाल रहे हैं, और एटम जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में है, गैसियस है। तो जितनी मिनिमम एनर्जी लगेगी रिमूवल के लिए वो कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल टर्म यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी बात की जा सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को किसी प्रोजेक्टाइल से या किसी एनर्जी पार्टिकल से हीट करना पड़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जिस किसी भी माध्यम से एनर्जी सप्लाई करेंगे या जिसके द्वारा एनर्जी सप्लाई करेंगे उस पार्टिकल को हम क्या करते हैं, एसिलरेट करते हैं। एक पोटेंशियल लगाते हैं और एक विभवांतर लगाते हैं, और उस विभवांतर के क्षेत्र से वो पार्टिकल गुजरता है, एसिलरेट होता है। एसिलरेट होने के बाद उसके पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि वह उस इलेक्ट्रॉन को या एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। तो चूँकि एक सूटेबल या एक मतलब डिफिनिट पोटेंशियल अप्लाई करने पर वह एसिलेट होता है प्रोजेक्टाइल, इसलिए हम यहाँ टर्म आयनन विभव भी लिखते हैं, या सीधे जितनी एनर्जी वाला प्रोजेक्टाइल होगा रिमूवल के लिए आवश्यक वो, इसलिए टर्म जो था वो आयनन ऊर्जा लिखते हैं। तो ये डिफिनीशन हमने आपको बताया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं, यानी इस प्रोसेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये मान लिए X किसी एलिमेंट का एटम है, वो गैसियस स्टेट में है और इससे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना है। हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा, ये केटायन में बदल जाएगा, यूनिवैलेंट केटायन में, और एक इलेक्ट्रॉन जो था वो रिमूव हो जाएगा। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस रिमूवल के लिए, इसको हम डेल्टा H1 से डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं या IE से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी इसमें डेल्टा H की, यानी ये रिप्रेजेंटेशन बताया आपको, जो डेल्टा H की वैल्यू होगी इस कंडीशन में वो पॉजिटिव होगी, यानी एनर्जी हमको सप्लाई करनी है। अगर ये वैल्यू निगेटिव होती तो एनर्जी इसमें रिलीज होती प्रोसेस में। अब ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है डेल्टा H या IE या IP, जो भी रिप्रेजेंटेशन हम इसका दें, तो उसकी यूनिट क्या होती है। इसकी यूनिट है, यूनिट यानी मात्रक, ये मात्रक है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु, या किलो जूल मोल इनवर्स, यानी किलो जूल प्रति मोल, ये जो है वो इसकी यूनिट है। तो बताया कि जो ये प्रोसेस है इसमें केटायन बनता है और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। अब यहाँ बात करते हैं हम कि क्या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, हाँ, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जो होता है रिमूव कर सकते हैं किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से। तो इस रेफरेंस में हम ये बताएंगे आपको कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन स्टेजेस में निकलते हैं, यानी 1 बाय 1 निकलते हैं। एक बार में एक इलेक्ट्रॉन ही रिमूव होगा, सेकेंड टाइम दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, थर्ड टाइम थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ
तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उसे क्या बोलेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तब क्या कहेंगे, और सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा तब क्या कहेंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ जो टर्म यूज होगा वो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी या क्रमिक आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, ये टर्म हम दे सकते हैं। तो अब हम बताते हैं कि क्रमिक आयनन ऊर्जा या क्रमिक आयनन विभव क्या होगा इसमें। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी एब्रिविएटेड फॉर्म में IE लिख रहे हैं यहाँ पे। तो कैसे दिखाएंगे, ये मान लिया हमने M से रिप्रेजेंटेशन दिया, M ये गैसियस स्टेट में कोई एटम है, इसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो M प्लस गैसियस यानी यूनिवैलेंट कैटायन बना, और यहाँ एनर्जी रिलीव, ये इलेक्ट्रॉन सारी रिमूव हो गया। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको हम लिख सकते हैं IE1 या डेल्टा H1, ऐसे लिख सकते हैं। जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूवल होगा यानी यूनिवैलेंट कैटायन से अब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो ये डाईवैलेंट कैटायन बनेगा एक इलेक्ट्रॉन रिमूवल के बाद से, और जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो रिप्रेजेंट होगी IE2 या डेल्टा H2 से। और फिर उसी तरह से अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो M2 प्लस गैसियस, और इसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो M3 प्लस गैसियस कैटायन बनेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे हम IE3 या डेल्टा H3। तो फर्स्ट रिमूवल के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड के रिमूवल के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और थर्ड के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड सो ऑन कह सकते हैं, मतलब कि आगे भी पॉसिबिलिटी है। अब इसमें ट्रेंड क्या होगा, तो जो ट्रेंड मिलता है हमको, यानी जो क्रम मिलता है उसको क्या मिलता है, क्रम मिलता है इसमें डेल्टा H1 इज स्मॉलर देन डेल्टा H2 एंड इट इज स्मॉलर देन डेल्टा H3, यानी IE1 इज स्मॉलर देन IE2 विच इज स्मॉलर देन IE3, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए सबसे कम एनर्जी लगेगी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए उससे ज़्यादा, और थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए उससे भी ज़्यादा। तो क्वेश्चन है कि ये वैल्यू क्यों 1 by 1 इंक्रीज़ होती जा रही है। तो रीज़न आपको समझाएं कि जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो एटम जो होता है वो न्यूट्रल से यूनिवैलेंट कैटायन या एक धनावेशित आयन में बदल जाता है। तो हमको पता है कि जो न्यूट्रल एटम है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर सेम है, रेशियो 1:1 का है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, लेकिन जब कैटायन बन गया तो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कम हो गई और प्रोटॉन्स की नंबर उतनी ही रह गई। यानी कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए अब रेशियो में एक से अधिक प्रोटॉन आएंगे, यानी अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे कैटायन में वो पहले से ज़्यादा टाइटली बाउंड हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए अब इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में जो एनर्जी लगती है वो फर्स्ट से ज़्यादा लगती है। उसी तरह सेकेंड में इलेक्ट्रॉन जो होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद जो कैटायन बना उसमें इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा टाइटली बाउंड हो गए, और ज़्यादा टाइटली बाउंड हो गए तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी। इसलिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो होती हैं वो 1 by 1 इंक्रीज़ होती जाती है। तो ये उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ रही है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी हो क्यों ग्रेजुअली इंक्रीज़
करती है। अब आपको बताएं इसमें कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो फैक्टर देखते हैं, इसमें कारक देखते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को। तो अब हम देख रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमको ये देखना कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो हम कह सकते हैं, सबसे पहला हुआ एटॉमिक साइज, यानी परमाणु का आकार। तो ये समझाएं पहले आपको कि परमाणु का आकार या एटॉमिक साइज कैसे इन्फ्लुएंस करता है आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो देखिए ये न्यूक्लियस है और ये मान लेते हैं ये एनर्जी लेवल्स हैं। हमको इस एटम में या आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है और यहाँ हम इसे एनर्जी सप्लाई करते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के लिए। अब दूसरा एटम हम देख रहे हैं जिसमें ये 4 एनर्जी लेवल्स हैं, यानी 4th एनर्जी लेवल से हमको ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है और यहाँ हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा और इस इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। क्यों? इसलिए कि जो कूलॉम्स लॉ है वो यहाँ काम करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव है। तो कूलॉम्स लॉ में जो अट्रैक्शन होगा कह सकते हैं F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यह इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम कह सकते हैं कि R की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता जाएगा, यानी साइज़ बढ़ेगी अट्रैक्शन घटेगा और साइज़ घटेगी अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ती है अट्रैक्शन कम होता जाता है और साइज़ कम रहती है तो अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। चूँकि अट्रैक्शन पर ही आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी, यानी जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये प्रोपोर्शनल होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r स्क्वायर के। यानी इस हिसाब से अगर कहें तो कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज़ अगर इंक्रीज़ होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन इसमें क्या निकला कि आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है
एटॉमिक साइज़ के, परमाणु के आकार के। एटॉमिक साइज़ का मतलब परमाणु का आकार, यानी साइज़ बढ़ेगी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और साइज़ घटेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो थी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बताया हमने कि पहला फैक्टर कि साइज़ कैसे इन्फ्लुएंस करता है। अब बात करें हम दूसरे फैक्टर की। सेकेंड फैक्टर देखें, जो सेकेंड फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। नाभिकीय आवेश। तो इस फैक्टर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें ऐड हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसमें ऐड हो रहा है, और यहाँ पर जो था हम प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं। ये जो डिस्टेंस r है, इसके बीच की जो डिस्टेंस r है, ये r जो होती है डिस्टेंस फिक्स्ड है। यानी हम ऐसे एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं जिनमें थर्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन 1 by 1 ऐड हो रहे हैं, और न्यूक्लियस में 1 by 1 प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं। तो ये डिस्टेंस जो है वो फिक्स है। तो कूलम्ब्स लॉ फिर से अप्लाई करें। अगर न्यूक्लियस के चार्ज को हम Q1 से रिप्रेजेंट करें, माने इसके चार्ज को हम Q1 से रिप्रेजेंट करें, और इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है इसके चार्ज को हम Q2 से रिप्रेजेंट करें, और R जो है वो कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में जो F होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2 के। तो चूँकि Q2 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी मान लेते हैं कांस्टेंट है, तो F किस पर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस चार्ज के। ये जो चार्ज है जो इंक्रीज़ हो रहा है 1 by 1, यानी जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इसमें आने वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, क्योंकि R क्या है? कांस्टेंट है। यानी कहते हैं कि अगर बाकी सारे फैक्टर्स अगर कांस्टेंट हों तो न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज़ होने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका जो कंक्लूज़न होगा हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि IE यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। यानी आनन विभव जो है या आयनन ऊर्जा नाभिकीय आवेश के समानुपाती होगा। यानी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू या आयनन ऊर्जा का मान जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये हमने बताया कि सेकेंड फैक्टर यानी न्यूक्लियर चार्ज कैसे इन्फ्लुएंस करता है। आगे चल के हम लोग थोड़ी और जानकारी जब कर लेंगे प्रॉपर्टीज़ की तो फिर बात करेंगे इसमें कि न्यूक्लियर चार्ज की जगह पर हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टर्म का प्रयोग करते हैं। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हिंदी में इसे कह रहे हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो जिसे हम ये जेड स्टार से कहीं रिप्रेजेंट करते हैं या कहीं की पर जेड इफेक्टिव लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो फिर न्यूक्लियर चार्ज रिप्लेस होगा इससे, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड फैक्टर क्या है। थर्ड फैक्टर यानी तीसरा कारक जो आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी के वैल्यू को यानी मान को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है, वो फैक्टर है स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफ़ेक्ट।
तो नंबर 3 में जो फैक्टर आया वो कहलाया स्क्रीनिंग और शील्डिंग। इफेक्ट हिंदी में कहते हैं इसे परिरक्षण या आवरणीय प्रभाव। तो पहले समझें कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। स्क्रीन का मतलब हम कह सकते हैं कर्टेन या पर्दा या कवर। शील्ड का मतलब ही जो होता है एक प्रोटेक्शन, जो किसी चीज़ को आउटर इन्वायरमेंट से या आउटर चीज़ से बचाता है। तो अब इसमें देखें कि एटम में इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये न्यूक्लियस, और मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है किसी एनर्जी लेवल में या आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करेगा यहाँ पर। यानी न्यूक्लियस जो होता है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा इस पर। अब यहाँ हम ये दिखा रहे हैं कि न्यूक्लियस का डायरेक्ट अट्रैक्शन, सीधा आकर्षण जो होता है इस इलेक्ट्रॉन पर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच और भी कई एनर्जी लेवल्स होते हैं और इन एनर्जी लेवल्स में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर क्या इन्फ्लुएंस डालते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं। तो हमको पता है कूलॉम्स लॉ के अनुसार, कूलॉम के नियम के अनुसार कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो समान आवेश है उनके बीच प्रतिकर्षण काम करेगा, वहाँ भी कूलॉम्स लॉ काम करेगा। यानी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन इस पर क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा बाहर की ओर। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी लगाएगा इस पर रिपल्सिव फोर्स बाहर की ओर, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो न्यूक्लियस एक डिफिनिट फोर्स, डिफिनिट अमाउंट का फोर्स लगा रहा है अट्रैक्शन का, और ये इनर इलेक्ट्रॉन्स भी जो होता है वो बाहर की ओर एक फोर्स लगा रहे हैं रिपल्सन का। यानी इस इलेक्ट्रॉन पर दो तरह के अपोजिंग फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया गया रिपल्सन। यानी कह सकते हैं कि नेट अट्रैक्शन जो होगा वह उतना नहीं हो पाएगा अभी इस इलेक्ट्रॉन पर जितना कि ये न्यूक्लियस इनके न होने पर लगाता। तो कह सकते हैं कि किसी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन का काम करते हैं। कैसे? ये आउटर शेल और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, और इसी को हम कहते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफ़ेक्ट, परिरक्षण या आवरणीय प्रभाव। यानी किसी भी एटम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन का काम करते हैं, एक आवरण का काम करते हैं, और ये न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। तो यही कहलाता है स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफ़ेक्ट। अब ये जो शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है इसके लिए कांस्टेंट लिखते हैं जिसके कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये परिरक्षण नियतांक हो गया, स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो गया। इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक साइंटिस्ट है स्लेटर के अनुसार ये जो प्रभावी नाभिकीय आवेश, अभी जब बात कर रहे थे हम लोग पहले फैक्टर में, मतलब ये इसके पहले वाले फैक्टर में
जेड स्टार ये इक्वल्स होता है जेड माइनस सिग्मा के। ये रिलेशन स्लेटर ने दिया। जेड स्टार का मतलब ये है प्रभावी नाभिकीय आवेश, और ये जेड जो होता है ये वास्तविक नाभिकीय आवेश, और ये बताया आपको जो सिग्मा है वो है ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो कहने का मतलब कि सिग्मा यानी इस स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला एक्चुअल अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा या नाभिकीय आवेश उतना ही कम होगा। यानी कह सकते हैं कि सिग्मा का मान बढ़ेगा तो एक्चुअल अट्रैक्शन घटेगा। तो इस तरह से रिलेशन क्या होगा कि आई यानी आयोनाइजेशन एनर्जी अट्रैक्शन पर ही डिपेंड करती है। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी और अट्रैक्शन घटेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। इस तरह का रिलेशन मिल सकता है कि जो आयनन ऊर्जा है वह परिरक्षण प्रभाव या आवर्णी प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी आवर्णी प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव का मान जितना अधिक होगा, आयनन ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा। और ये इफेक्ट ज़्यादा दिखाई पड़ता है डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में। तो ये बताया हमने तीसरा फैक्टर कि स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की। तो फोर्थ फैक्टर इसमें होगा पेनेट्रेशन इफेक्ट। वेधन प्रभाव। कहीं कहीं पर हिंदी में भेदन प्रभाव भी लिखा होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो इंग्लिश टर्म है एक ही है, पेनेट्रेशन इफेक्ट। होता क्या है ये देखिए, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की फीलिंग के बारे में पढ़ा है कि आबा रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप होते हैं। तो थोड़ा अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो आप ध्यान कर लीजिए कि किसी भी एनर्जी लेवल में, ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है तो पहले उसके एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होता है। पहले एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद से पी में जाता है, उसके बाद से डी में जाता है और अंत में एफ में जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन फिलिंग का सीक्वेंस क्या हुआ, पहले एस में इलेक्ट्रॉन जाता है किसी एनर्जी लेवल में, फिर पी में, फिर डी में और फिर एफ में। ये ट्रेंड होता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा ट्रेंड क्यों हुआ। इसका मतलब ये है कि एस की एनर्जी कम है, पी की एनर्जी उससे ज़्यादा है, डी की एनर्जी उससे ज़्यादा है और एफ की एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा है। तो एक ही एनर्जी लेवल में, एक ही ऊर्जा स्तर में ये जो सब शेल्स होते हैं इनकी एनर्जी जो होती है वो अलग अलग होती है। अब दूसरी तरह से अगर इस चीज़ को देखें तो इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है वह न्यूक्लियस द्वारा लगाए गए अट्रैक्शन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। यानी न्यूक्लियस जिस सबशेल पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन लगाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, उससे कम अट्रैक्शन जिसमें लगाएगा उसमें उसके बाद भरा जाएगा। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो एस सबशेल है किसी एनर्जी लेवल का, उस पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस का सबसे ज़्यादा होगा, पी पर अट्रैक्शन उससे कम, डी पर उससे कम और एफ पर सबसे कम। यानी मिनिमम इस पर और मैक्सिमम इस पर। तो जिस पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा
वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक तक जा सकता है। न्यूक्लियस उसको ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज जा सकता है। ज़्यादा क्लोज जाने का मतलब न्यूक्लियस को ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है। तो यही कहलाता है पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट। यानी किसी एनर्जी लेवल में जो डिफरेंट सबशेल्स होते हैं, विभिन्न उपकोष होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता जो होती है वो S सबशेल में होती है, उससे कम P में होती है, इससे कम D में होती है और सबसे कम F में होती है। तो ये डिक्रीजिंग ट्रेंड हुआ, घटता हुआ क्रम है पेनिट्रेशन इफेक्ट का, भेदन प्रभाव का। तो आपको बताया कि इसका मतलब अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस पर लगा, S पर लगा कि इस एनर्जी लेवल में। और जब S पर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड किसी एनर्जी लेवल में होगा वो भी सेम होगा, माने S में सबसे ज़्यादा, P में उससे कम, D में उससे कम और F में सबसे कम। तो ये भी डिक्रीजिंग ट्रेंड है, ये डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट। और ये होगा डिक्रीजिंग ट्रेंड, यानी घटता हुआ क्रम होगा आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, और पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। यानी आयनाइजेशन एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पेनिट्रेशन इफेक्ट के, भेदन क्षमता के। जिसकी भेदन क्षमता ज़्यादा उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। तो ये बताया हमने कि भेदन प्रभाव या पेनिट्रेशन इफेक्ट कैसे काम करता है और क्या होता है। अब लास्ट फैक्टर की बात कर रहे हैं हम, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो फिफ्थ फैक्टर की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, अब इसको देखते हैं। यहाँ एक्चुअली हम बात कर रहे हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस की। तो हून्स रूल के अनुसार, जो हून्स रूल है, माने हूंड का जो नियम है, इसके अनुसार एम्प्टी यानी खाली, हाफ फिल्ड यानी आधे भरे हुए, और कंप्लीटली फिल्ड यानी पूर्ण रूप से भरे हुए सबसेल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ मेनली बात दो की होगी, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड की, क्योंकि जो एम्प्टी है उसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो फ़िलहाल कंसीडर उसे भी किया जाता है। अब इसमें यह है कि जो हाफ फील्ड सबसेल होगा या कंप्लीटली फील्ड सबसेल होगा वो स्टेबल है, और स्टेबल है तो वो अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा। ऐसी कंडीशन में अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हमको यूजुअल से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब जितनी एनर्जी नॉर्मल कंडीशन लगती उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस अगर किसी एलिमेंट में हैं
तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू नेचुरली ज़्यादा हो जाती है। तो ट्रेंड क्या होता है इसमें कि जो कंप्लीटली फील्ड सबशेल है, उपकोश है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके बाद से आ गया हाफ फील्ड, और उसके बाद से जो होता है वो एम्प्टी की बात आती है। यानी कह सकते हैं कि अगर कॉन्फ़िगरेशन कहीं कंप्लीटली फील्ड है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हाफ फील्ड है तो वो भी एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में उससे थोड़ी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर हाफ फील्ड या इसके साथ एम्प्टी ऑर्बिटल है तो भी वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल माना जाता है, तो उस कंडीशन में भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये हमने बताया आपको कि जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हुर्नशुल के अनुसार ज़्यादा स्टेबल होते हैं उनमें आईपी वैल्यू जो होती है नॉर्मल कंडीशन के अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो ये हमने बताया आपको आज के वीडियो लेक्चर में कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है या आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आएगा। आपको अगर ये बात समझ में आती है, ये रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप अपने व्यूज़ ज़रूर मेंशन कीजिए। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी ओपिनियन ज़रूर भेजिए। आपके व्यूज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और उन्हीं का इंतज़ार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।